मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे शिक्षा के उस ढांचे को लेकर जिसमें लगातार आप देखिए बड़े दावे तो किए जा रहे हैं। जब बजट पेश हो रहे हैं तब भी उसमें काफी तरीके से काम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर शिक्षा का ढांचा किस तरह से चरमराता जा रहा है, वो अब ग्राउंड रियलिटी आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि शिक्षकों को मद्देनजर रखते हुए कई तरह की कमियां जो है वो स्कूलों के अंदर देखी जा रही हैं। और जाहिर तौर पर सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरह से शहर के इलाकों के अंदर सरकारी टीचर्स काम कर रहे हैं, क्या उसी तरीके से गांव देहात में दूर दराज के इलाकों में वो टीचर्स पहुंच रहे हैं या नहीं, क्योंकि सवालिया निशान कई तरह के उठ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं। 7x7 के एक कमरे के अंदर स्कूल चल रहा है, जहां पर स्कूल बिल्डिंग होनी चाहिए वो चरमराती जा रही है, बिल्डिंग भर भरा कर गिरने वाली है, लेकिन अभी तक सुध नहीं ली गई है। जिला रामबन की बात करें, कठुआ की बात करें, डोडा की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, दूर दराज के जितने भी इलाके हैं वहां पर अगर आप पहुंचे, ग्राउंड की रियलिटी देखें तो तस्वीरें बहुत अच्छे से बयां जो है वो करती हुई नजर आएंगी। इस बीच में कुछ आंकड़ा आपके सामने रखना चाहेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से शिक्षा विभाग पर सवालिया निशान अब उठते जा रहे हैं। महज देखिए जिस तरह से एक डाटा जो है वो तैयार किया गया था जिसमें बताया गया था कि गांव के स्कूलों के अंदर जो शिक्षकों की तैनाती है वो ज्यादातर होती जा रही है, क्योंकि जहां पर स्वीकृति 7 टीचरों की दी गई है वहां पर सरप्लस स्टाफ जो है वो देखा गया है। 7 टीचर्स की अगर वहां पोस्टेज हैं तो 15 टीचर तैनात कर दिए गए हैं, यानी कि डबल तरीके से टीचर्स जो हैं वहां पर तैनात हैं। लेकिन अगर यही आंकड़ा आप गांव में देखते हैं तो वहां 2-2 टीचर तैनात किए गए हैं या फिर कहीं पर 4 टीचर तैनात किए गए हैं। तो इस तरह से कई तरह के सवालिया निशान जो है वो अब शिक्षा विभाग पर उठ रहे हैं। तो समझिए कि अब आरोप लोगों की तरफ से ये लगाए गए हैं कि जो टीचर ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं वो बड़े रसूखदार लोगों के रिश्तेदार हैं, बड़े अधिकारियों की जान पहचान उनके साथ है। इस तरह से वो एक ही जगह पर 5-5, 6-6 साल से बैठे हुए हैं, ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर जम्मू और डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिवीजन जम्मू के अंदर किस तरह से काम हो रहा है, तो समझिए कि जम्मू डिवीजन के अंदर अगर 2000 का आंकड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर ही 600 टीचर जो है वो इस वक्त तैनात हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जम्मू डिवीजन के अंदर शिक्षकों की तैनाती जो हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। अब आपको हम दिखा देते हैं कि गांव और शहर के अंदर जितने टीचर होने चाहिए क्या वो पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं। तो समझिए कि शिक्षा विभाग के जो सूत्र हैं वो क्या बताते हैं कि प्राइमरी स्कूल के अंदर ये गांव की बात आपको बता रहे हैं जिसमें 2-2 टीचर तैनात किए गए हैं, मिडिल स्कूल के अंदर 4 से 7 टीचर तैनात हैं, हाई स्कूल के अंदर 8 से 9 टीचर तैनात हैं, हायर सेकेंडरी के अंदर 15 टीचरों की तैनाती की गई है। और वही अगर आंकड़ा शहर के स्कूलों का देखा जाए जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर देखिए कि प्राइमरी स्कूल जो हैं वो 5 से 6 टीचर यहां पर तैनात हैं, यानी डबल स्टाफ जो है वो शहरों के अंदर है। और हाई स्कूल के अंदर अगर गांव में 8 से 9 टीचर तैनात किए गए हैं तो शहर में 10 से 15 टीचर तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि इस पर सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि आखिर ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही है। और दूरदराज के जो इलाके के टीचर्स हैं जिनकी तैनाती दूरदराज के इलाकों में होनी चाहिए वो शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी और जोनल शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में काम कर रहे हैं, यानी इस तरह से ये सूत्र भी बताते हैं। अब आप ये समझिए कि जिस तरह से स्कूल का जो शिक्षा निदेशालय में उसमें 50 से भी ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो अटैचमेंट पे हैं, अटैच किए गए हैं। अब आप समझिए कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के ढांचे को सुधारने की बात की गई थी, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठ रहा था कि आखिर सरकारी स्कूलों के अंदर ज़्यादातर अभिभावक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। बहुत सवालिया निशान उठ रहे थे कि आखिर बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए ही क्यों भेजा जा रहा है, क्या ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी वजह है कि अभिभावक सरकारी स्कूलों पर अपना जो यहाँ एक विश्वास है, भरोसा है वो नहीं जता पा रहे थे। तो वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एलजी की तरफ से यहाँ एक बड़ा इनिशिएटिव जरूर लिया गया उपराज्यपाल की तरफ से। अगर हम डिटेल की बात करें तो 22 नवंबर 2022 को यहाँ पर एक बात सामने आती है जिसमें स्टेटमेंट जारी भी हुआ था। बताया गया था कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों के ढांचे को सुधारा जाएगा और निजी स्कूलों के मुकाबले में उन स्कूलों को बनाया जाएगा ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। तो उसमें किस तरह से पहले चरण में आप देखिए 21,000 स्कूल्स जो थे वो लाए गए थे, इसमें इन्हें शुरू किया गया था जिसमें बच्चों के प्रदर्शन का आंकलन किया जाना था कि हर बच्चे का आंकलन होगा कि किस तरह से वो बच्चा पढ़ रहा है और फिर फीडबैक जो है वो दी जाएगी। तो 10 बच्चों पर एक टीचर को लगाने की बात कही गई थी कि अगर कोई भी स्कूल है वहां पर 10 बच्चे होने चाहिए,
जहां पर 10 बच्चों पर एक टीचर जो है वो उन्हें पढ़ाएगा। लेकिन आज भी कई ऐसे स्कूल हैं, ये मैं आपको बता दूं, और आप ग्राउंड रियलिटी चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 से 200 बच्चों पर 1 या 2 टीचर तैनात है। ये गांव देहात की आपको बात बता रहे हैं, फाफलंग एरियाज में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 5 लाख बच्चों को चिन्हित भी किया गया था और उसके अंदर 40,000 टीचरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इन 5 लाख बच्चों को आपने पढ़ाना है और इनका आंकलन होगा और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो साझा की जाएगी। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जिस रिपोर्ट को बनाने की बात कही गई थी, क्या वो रिपोर्ट साझा की गई? क्या रिपोर्ट पर काम हुआ? अगर हुआ तो अभी तक कितना हुआ है और ग्राउंड पर और पब्लिक डोमेन में उसे क्यों नहीं डाला गया, ये बड़ी बात। अब उसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने भी आई थी। जिला उधमपुर से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, कठुआ से कुछ तस्वीरें सामने आई थी और राजौरी से भी देखने को मिला था कि बच्चों को स्कूल के अंदर शिक्षा तो मिलने वाली है ही, लेकिन उस बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो है वो चरमराती जा रही थी। अब हम आ जाते हैं बजट पर। जिस तरह से बजट पेश किया गया और शिक्षा पर ज्यादा फोकस जो है वो बताया गया था, तो समझिए कि जब यहाँ पर ये निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया कि जीडीपी का जो 5% है वो सिर्फ और सिर्फ देश में शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए लगाया जाएगा, तो कुल मिलाकर 2022 और 23 का जो बजट था, जिसमें 1,04,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे कि शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, जिसमें अलग अलग बातें जो है वो सामने रखी गई थी। जिसमें बताया गया था कि समग्र जो अभियान चलाया गया है, जिसमें बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश होगी, बच्चों को शिक्षा यहां पर मुहैया होगी, तो उसमें 37,383 करोड़ रुपए रखे गए थे। IIT के लिए 8,994 करोड़ रुपए रखे गए थे और UGC और उसके साथ ही AICTE में यहां आप देखिए 5,320 करोड़ रुपए रखे गए थे। अब सवाल यहां पर यह है कि सरकार तो यहां काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड में क्या यह काम पूरी तरह से पहुंच रहा है? क्या बच्चों को इसका लाभ मिल पा रहा है? सरकारी स्कूल के जो ढांचे हैं क्या वो वाकई में सुधरे हैं? एक बार दोबारा से आंकलन करने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा दावा आप लोगों की तरफ से पेश जरूर किया गया, लेकिन आप समझिए कि शहरी इलाकों में आज भी ज्यादातर टीचर जो हैं वो काम कर रहे हैं और गांव देहात में जाने से कतरा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सरप्लस स्टाफ है उन पर निगरानी करने की जरूरत है, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है कि आखिर 5-6 सालों से वो एक ही जगह पर क्यों तैनात हैं, क्यों वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो उनकी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही है, और अगर ट्रांसफर हो रही है तो फिर जाकर अपनी ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की बात तो कही गई थी, लेकिन उस पर काम कितना हुआ। अब आ जाते हैं ग्राउंड पर। अब आपको ग्राउंड की भी रियलिटी दिखा देते हैं। आप देखिए RET को यहां पर लगाया गया था, जो रेबरे तालीम के टीचर्स थे उन्हें लगाया गया था गांव देहात के अंदर कि वहां पर वो बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उनका भी एक मुद्दा जो है वो सामने आया था, जिसमें वो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बात करते हुए नजर आए। और उसके साथ ही रेबरे खेल के जो टीचर्स थे, जो एजुकेशन टीचर यहां पर बनाए गए, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग वो बच्चों को देते आए और नेशनल अवार्ड तक उन बच्चों ने जीते, लेकिन आज वो लोग जो है वो धरने प्रदर्शन पर हैं। वैसे ही यहाँ जंगलात के, जेवरात के कई लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो की जरूरत है कि जिस तरह से आप एक बड़ा दावा रखते हैं शिक्षा के ढांचे को सुधारने को मद्देनजर रखते हुए, तो ग्राउंड रियलिटी को पहले चेक कीजिए। कोई ऐसी टीम यहां पर गठित होनी चाहिए जिस पर काम होने की जरूरत है। अब उसके साथ ही देखिए, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहां पर लाने की बात कही गई थी और उस शिक्षा नीति में यह बताया गया था कि वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे, डिग्री के कई कोर्सेज यहां पर कराए जाएंगे और बच्चों में जो पढ़ाई कराई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में बदलाव जरूर किया जाएगा। लेकिन वो बदलाव लाने की कोशिश तो हुई, लेकिन कितना काम हुआ ये सवाल है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि जब आप दावा पेश करते हैं तो इस पर गौर फरमाने की काफी तरीके से जरूरत है। तो चलिए मेरे अगले सहयोगी की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि शिक्षा को लेकर तो बात कर ही ली है। इस वक्त आतिया मुझे ज्वाइन करेंगी और वो आपको बताएंगी कि किस तरह से अब आगे की खबर रहेगी, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उन पर गौर फरमाना और नजर गड़ाना बहुत जरूरी है। जहां पर आज जो है कल से ही एक टॉपिक काफ़ी चर्चे में देखा जा रहा है, नोबेल पीस प्राइज़ की बात की जा रही है। वहीं पर एक स्टेटमेंट जो है वो आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो डिज़र्विंग है नोबेल पीस जो है प्राइज़ के लिए। वहीं पर जो एशले तोजे है उनका एक स्टेटमेंट आता है कि नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो क्या है, और एशले तोजी जिनका स्टेटमेंट आया है वो क्या है। ये सभी चीज़ें जो है हम जानने की पूरी कोशिश
करेंगे। वहीं पर कल से जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, अचानक से इस चीज़ के बारे में जो है काफ़ी जो है चर्चे में की गई है। वहीं पर बात करूँ मैं एशले तोजे की, तो उनका जो है ANI की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है। आप जो है स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, वो ट्वीट आपके सामने है जहां पर एशले तोजे है, उनका ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है फॉर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। और वहीं पर जिस तरीके से पहले भी जो है पीस प्राइज़ की बात की जाए तो जहां पर नोबेल पीस प्राइज़ जो है उन्हीं को दिया जाता है जो कि कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन जिनका रहता है देश के लिए, उन्हें जो है दिया जाता है, या फिर अगर पूरी वर्ल्ड की बात करूँ तो उन्हें दिया जाता है। वहीं पर अगर नरेंद्र मोदी की बात करूँ तो उनका नाम जो है क्यों सामने आ रहा है उसके बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहूँगी। वहीं पर जो एशले तोजे है, जिनका ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है जो पीस प्राइज़ है उनके लिए। वहीं पर जो एशले तोजे है वो नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है उनके डिप्टी लीडर है, और वहीं पर उनका ये ट्वीट आता है कि उन्हें जो है नरेंद्र मोदी को जो पीस प्राइज़ है वो ये डिज़र्व करते हैं। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से जो वॉर देखा गया था दो कंट्रीज़ में, उन्होंने जो ट्वीट किया वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो है वो पीस बना रहे। और साथ ही साथ जब ये बात की गई थी रशिया यूक्रेन की, वहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि उस टाइम पे जो है जिस तरीके से वॉर हुई थी वहाँ पर नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने ये कहा कि दो कंट्रीज़ में जो वॉर हो रही है उसमें जो है पीस लाने की जो है नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश जो है वो की है। इसी को चलते हैं एशले तोजी ने जो ये स्टेटमेंट कही है कि नरेंद्र मोदी के वो बहुत बड़े फ़ैन है और साथ ही साथ जो डिज़र्विंग है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। और वहीं पर एक चीज़ जो है वो सामने आती है कि न्यूक्लियर वेपन की जो है वो बात की गई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में। और वहीं पर जो नरेंद्र मोदी की अगर बात करूँ तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन ये था कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन के पूरी तरीके से खिलाफ है। और वहीं पर इसी को चीज़ को लेके हुए चलते हुए उन्होंने ट्वीट में ये कहा है, उनका बयान जो है वो भी ANI की तरफ से सामने आया है कि उन्होंने ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी हर टाइम पर चाहते हैं कि जो देश में है पीस बना रहे। वहीं पर जितनी भी स्कीमें आई हैं जो इम्प्लीमेंटेशन की हुई है नरेंद्र मोदी ने, और कंट्री को पूरी तरीके से जो है रिच बनाने की कोशिश जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अगर मैं बता दूं एशले तोजे जो है वो रिनोइड पॉलिटिशियन साइंटिस्ट है और साथ ही साथ जो है फॉरेन पॉलिसी जो है एनालिटिक्स भी करते हैं और नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो डिप्टी लीडर है जो नोबेल कम्युनिटी की जाती है, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम पे किसको नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिलने वाला है। उस कमेटी में 5 मेंबर्स होते हैं और साथ ही साथ पहले जो है नॉमिनेट किया जाता है काफ़ी लोगों को जो कि डिज़र्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ को, और वहीं पर उसके बाद जो है उनको वोट किया जाता है और 5 मेंबर्स जो है इस कमेटी से बिलोंग करते हैं। और जो एशले तोजे है जिनका ये बयान सामने आता है कि नरेंद्र मोदी एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है और वो जो है डिप्टी लीडर है इस कमेटी के। और वहीं पर ये बात जो है इसलिए सामने भी आ रही है क्योंकि 2018 की बात करूँ तो नरेंद्र मोदी को सोल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ के बाद जो है सोल पीस प्राइज़ आता है। और देखा गया है जिन्हें सोल पीस प्राइज़ जो है वो मिला है उसके बाद उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी देखा गया है। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये प्राइज़ मिला था और 28 यानी कि 28 साल के बाद जो है किसी इंडियन को ये प्राइज़ मिला था और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ के जो बाद जो प्राइज़ आता है वो सोल पीस प्राइज़ आता है। इसी के हवाले से जो है ये काफ़ी चर्चे में है कि हो सकता है नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस प्राइज़ भी है वो भी मिल जाए। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जो पीस प्राइज़ दिया जाता है, यानी कि अगर किसी ने दो कंट्रीज़ के बीच में पीस बनाया है या फिर अपनी कंट्री की बात करें वहाँ पर पीस बनाया है उसे दिया जाता है। और इसी तरीके से जहाँ पे उन्होंने ये सामने ये बात जो है ट्वीट में भी आप ANI की जो ट्वीट है उनकी तरफ से भी देख सकते हैं जी, साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रशिया की बात करें या फिर यूक्रेन की जो वॉर हो रही थी उस टाइम पर किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ जो थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हालांकि बहुत लाउड वॉइस में जो है नरेंद्र मोदी ने ये बयान नहीं दिया, बैलेंस रखने की पूरी कोशिश की थी रशिया और यूक्रेन की तरफ से, लेकिन इंडिया का बयान जो था यही था कि जो न्यूक्लियर वेपन हो वो ना हो और दोनों कंट्रीज़ में जो है वो पीस बना रहे। इसी की वजह से जो नरेंद्र मोदी है उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो देना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है नोबेल पीस प्राइज़ के। ये जो है एशले तोजे का वहीं पर कहना है। अगर नोबेल पीस प्राइज़ की बात करूँ तो आखिर ये प्राइज़ होता
क्या है और किन किन लोगों को जो है ये प्राइज़ मिलता है। 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत जो है अल्फ्रेड नोबल ने की थी। शुरुआत में जो है सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर और पीस के जो है इन्हीं स्टेट में जो है बांटा गया था और उसके बाद जो है 1901 में जो है शुरुआत की थी और 1968 में जो है इकोनॉमिक्स में भी ये प्राइज़ दिया गया। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम पे जो है इंडिया में जो है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता था, कैलाश सत्यार्थी ने जो है ये लिया था, प्राइज़ जीता था। उन्होंने बात की थी चाइल्ड लेबर के बारे में और वहीं पर जो एजुकेशन होता है चाइल्ड का उनके बारे में जो है उन्होंने बात की थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब जो है नरेंद्र मोदी को क्या ये नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिलता है या नहीं। अब बढ़ेंगे आगे, जो नेक्स्ट खबर है हमारे साथ जो है जसलीन कौर जुड़ेंगी, जो ये बताएंगी जो नवरात्रियाँ जो है आने वाली है और कटरा में किस तरीके से जो तैयारियाँ वो शुरू की जाएंगी। तो जिस तरह आत्या ने तमाम जानकारी दी, उसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जहां पर बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी की दरबार की बात करें, जहां पर लाखों की तादाद पर श्रद्धालु जम्मू पहुंचते पर आगामी क्षेत्र नवरात्रों की अगर बात करें आने वाले दिनों में, उसको लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बात करें कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को नवरात्रों के वक्त किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना पेश आए, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही जो है तमाम तैयारियों में जो है जुटी हुई है। फिलहाल अगर बात करें वहाँ पर तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है पुख्ता बनाने के लिए यात्रा ट्रैक की बात करें या फिर बात करें कि भवन क्षेत्र के प्रवेश द्वार या फिर निवासी की बात करें तो वहाँ पर लगभग 700 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि इससे के ज़रिए जो है यात्रियों की सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जा सके। इसके साथ साथ पुख्ता सुरक्षा और प्रभावी यात्रा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जो है वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है सीआरपीएफ बल की बात करें तो उनकी भी तैनाती जो है जहाँ कटरा और उसके आसपास इलाकों की बात करें तो दोनों ही जगहों पर जो है की जाएगी ताकि यात्रियों की सुरक्षा जो है उसे पुख्ता जो है वो किया जा सके। इसके साथ साथ अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अंशुल गर्ग की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर अधिकारियों के साथ जो है बैठक भी की और इस बैठक में साफ तौर पर सुनिश्चित किया कि सभी तैयारियां जो हैं वो रूपरेखा के तहत ही जो है पूरी कर दी जाएं। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा की अगर बात करें और संचालन संबंधी तैयारियों की बात करें तो उस चीज़ का भी उन्होंने साफ तौर पर जायजा लिया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 दिनों की अगर बात करें प्रतिदिन जो है लगभग 25,000 यात्री जो हैं माता के भवन में अपनी हाजिरी जो है भर चुके हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले नवरात्रों की बात करें तो तब ये यात्रा जो है दोगुनी लोग जो हैं वहाँ पर जो है ज़रूर भवन में माथा टेकने के लिए पहुँचेंगे। इसके साथ साथ यात्रियों के किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है उन्हें ना हो इसके चलते RFID कार्ड की बात करें तो ये भी साफ तौर पर जितनी भी एजेंसीज वहाँ पर तैनात है इन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी यात्री जो है RFID कार्ड के बिना जो है यात्रा ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए और ये बात जो है उन तमाम एजेंसीज को जो है सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ साथ सत्यापन प्रभावी भीड़ प्रबंधन की बात करें तो उस पर भी ध्यान देना होगा और ट्रैक और कटरा शहर में होल्डिंग क्षेत्रों की वृद्धि करना और पूरे ट्रैक को भीड़भाड़ से मुक्त करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नवरात्रों के आने वाले दिनों में ये तमाम तैयारियां जो हैं उन्हें ये सभी जो हैं सुनिश्चित जो हैं वो साफ तौर करनी होगी। और जिस तरह से अंशुल गर्ग की बात करें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अभी तक अगर पिछले 10 दिनों की बात ले ली जाए तो हर दिन जो है 25,000 श्रद्धालु जो हैं इस वक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और ऐसे में जब नवरात्रे होंगे तो जाहिर सी बात है ये भीड़ जो है दोगुनी हो जाएगी और ऐसे में किस तरह से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ वहाँ पर जितनी भी तैनात एजेंसीज हैं उन्हें जो है साफ तौर पर अधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है और ये भी कहा गया है कि उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यात्री जो है उन दिनों RFID कार्ड के बिना यात्रा ट्रैक पर बिल्कुल भी ना जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तमाम जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें भी वहां पर तैनात किया जाए और किस तरह उस माहौल को भी जो है किया जाएगा उसे भी जो है साफ तौर पर सुनिश्चित करना होगा। और आखिर में ये भी बता दूं, ये भी कहा गया है कि जितने भी अंधेरे वाले स्थानों की बात करें तो वहाँ पर रोशनी को जो है उचित व्यवस्था जो है वहाँ पर की जाए और वाहनों की आवाजाही के लिए भी जो है रूपरेखा तैयार करने को साफ तौर पर कहा गया है। तो ये तमाम तैयारियां हैं जो आने वाले दिनों में नवरात्रों में वहाँ पर की जाएंगी ताकि किसी भी यात्री को वहाँ पर परेशानी जो है वो ना झेलनी पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर जहाँ पर मेरी सहयोगी तंदीप आपको आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक खबर से रूबरू करवाएगी।
तो बिल्कुल जिस तरह से जसलीन ने माता वैष्णो देवी के लेकर जो अपडेट सामने आई थी वो आपके समक्ष रखी है। वहीं पर अब हम बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर हर बार जो है नई नई जानकारियां सामने आती हैं, जिसको लेकर हम समय समय रहते हैं आपको उन सब चीज़ों से रूबरू भी करवाते हैं। लेकिन वहीं पर अब ये भी सामने आ रहा है कि किस तरह से आधार कार्ड को जो है अपडेशन को लेकर तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। यानी कि जिस तरह से ये भी हमें सुनने को मिला था कि 31 मार्च जो है वो आखिरी तारीख है, और अगर 31 मार्च तक आपने आधार को और पैन को एक साथ लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आधार कार्ड कितना ज़रूरी है। चाहे आपको एक छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट ही क्यों ना बनाना हो, उसके लिए भी आधार कार्ड जो है वो आपको चाहिए। और इसी को लेकर अब ये कहा गया है कि अगर आपके आधार कार्ड को 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो आप सरकार की कोई भी स्कीम नहीं ले सकते हैं। और अपडेट करवाने के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं या फिर आप आधार कार्ड के सेंटर में जाते हैं तो आपसे उसकी फ़ीस जो है वो ज़रूर ली जाएगी। तो वहीं पर सरकार ने ये सोचा है कि अगर जिस तरह से उन्होंने आधार कार्ड को लेकर जो है ये एक आधार कार्ड बनाया कि आधार कार्ड कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसी को लेकर उन्होंने ये भी सोचा कि लोग जो है अपडेट इसको करें तो उसके लिए उन्हें पैसे ना भरना पड़े। यानी कि अगर आप किसी सेंटर में जाएंगे तो आपसे 50 या 100 रुपया जो है वो लिया जाएगा इसके अपडेट के लिए। लेकिन अगर आप इसी के पोर्टल से अपडेट करते हैं तो आपको 3 महीने के लिए फ्री समय जो है वो दिया गया है। यानी कि आप इसे फ्री में अपडेट कर सकते हैं। 3 महीने का ये समय है, और ये जो समय है ये 15 मार्च से शुरू हो गया है। 15 मार्च से लेकर 14 जून तक आपके पास फ्री समय है। आप इसमें कभी भी आधार को अपडेट कर सकते हैं, वो भी इसके पोर्टल पर जाकर। उसके लिए आपको माय आधार कार्ड के पोर्टल पर जो है वो जाना होगा। यानी कि आपको जाना है इसके पोर्टल पर myAadhar.uidai.gov.in पर जाना है, जिसको लेकर आप यहाँ पर इजीली अपने आधार को खुद ही अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद जो है आपका आधार जो है वो फिर से अब 10 साल तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें अपडेट की क्यों आती है, क्योंकि अक्सर ये सब देखने को मिलता है जब आप अपने घर जो है वो चेंज करते हैं, आपका एड्रेस बदल जाता है, आपकी सिटी बदल जाती है, तो ये सब चीज़ें जो है वो देखने को भी मिलती हैं। वहीं पर साथ ही साथ अब इस पर और नई चीज़ें जो है वो करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिस पर बायोमेट्रिक को और रिड्यूस किया जा सकता है। यानी कि जब आप आधार कार्ड को अपडेट करने जाते हैं तो आप बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी अपडेट करने की अब सरकार कोशिश कर रही है। यानी कि अगर आपकी फैमिली का हेड ऑफ मेंबर अपना आधार कार्ड अपडेट करता है तो हो सकता है उसी के साथ आपका आधार भी अपडेट हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। तो चलिए इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।